Greetings, everyone. My name is Juhi Gupta, and we are studying the chapter biotechnology. We are almost through with it. There's just one main technique that's left, and one main process. So हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे उस ऑर्गेनिज्म से जिस ऑर्गेनिज्म में आपके मतलब की जीन प्रेजेंट है. सो फाइनली आपने वो जीन आइसोलेट कर ली, आपने वो जीन आइसोलेट लाइक डीएनए आइसोलेट कर लिया उस ऑर्गेनिज्म से विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस जो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, एंड आई जस्ट शोड अ स्मॉल डेमो अबाउट द प्रोसीजर दैट वी डू इन लैब. Next is the step that you're very much aware of. So let's just move towards that step, that there would be a cutting of DNA at the specific location. जो मैंने पहले मेंशन किया था कि आपको सारे डीएनए में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ उस पोर्शन में इंटरेस्ट है जहां आपकी जीन है. सो कौन सी एंजाइम से करते हैं? दिस इज नथिंग न्यू, आई थिंक हमें याद होनी चाहिए. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द एंजाइम दैट वी यूज फॉर द कटिंग. जो हमें अपने पोर्शन की कटिंग करवानी है, जिस वाले सेक्शन में हमारी जीन है उसकी कटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं. एंड ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम भी कहाँ करती है? अपने पर्टिकुलर पोर्शन पे जहां पे इनका सीक्वेंस है. जैसे मान लीजिए एक एंजाइम है जो GAATTC वाले सीक्वेंस में ही काम करती है, तो आपको वही वाला सेक्शन ढूंढना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर एंजाइम के काम करने का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है. एक सर्टेन टेम्परेचर एक सर्टेन कंडीशन पे काम करती है, हर टाइम पे ऑप्टिमल काम नहीं करती है. सो ऑप्टिमम कंडीशंस में काम कराना है, सो उस केस के लिए ऑलवेज हैव दी सीक्वेंस रेडी विद द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट्स. फाइनली मान लीजिए आपने अपना कटिंग करवा ली. कटिंग के बाद आपको सारे हिस्सों में तो इंटरेस्ट है नहीं, जिस हिस्से में इंटरेस्ट है वो कौन से प्रोसीजर से अलग किया जाएगा? ये आपके वेल्स बन गए, ये आपका इसमें आप यहाँ पे डीएनए लोड कर दोगे, नेगेटिव इस तरफ लगाओगे और पॉजिटिव इस तरफ, और आपका डीएनए मूव करना शुरू कर देगा. ठीक है, ये सेम चीज आपके डीएनए के साथ साथ वेक्टर डीएनए के साथ भी की जाती है. ठीक है, ये सेम चीज जैसे मतलब आपको ऐसा नहीं है ना कि आपको बस जीन ही जानी है, ये जीन आपको प्लाज्मिड के साथ अटैच भी करवानी है. सो मैं आपको यहाँ से फर्दर यहीं से आगे दिखाती हूँ दैट आप यहाँ से एक तो सेपरेट कर लेंगे वो डीएनए का फ्रेगमेंट जिसके अंदर जीन है, लेकिन वो डीएनए का फ्रेगमेंट आपको लगाना है किसके अंदर? वेक्टर के अंदर. और वेक्टर आप जनरली कौन सा यूज करते हो? प्लाज्मिड. सो ये प्लाज्मिड भी तो कहीं से आया ही है, ऐसा तो नहीं है कि सेपरेट सेपरेट सब जगह रखे रहते हैं. ये प्लाज्मिड भी ऑर्गेनिज्म से ही निकाले जाते हैं. तो जिस ऑर्गेनिज्म से आप ये प्लाज्मिड निकालेंगे उसके साथ भी वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग करेंगे. एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग करने के बाद आइसोलेट करने के लिए उसके लिए भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक यूज करेंगे. ओवरऑल आपके पास क्या आ गया? वो डीएनए का फ्रेगमेंट आ गया जिसके अंदर आपकी जीन है. एंड आपके पास क्या आ गया? वो प्लाज्मिड आ गया जो आपका वेक्टर की तरह काम करेगा. दो चीजें आपके पास रेडी हो गई. किन किन की मदद से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से. इन दोनों को अब फाइनली एक दूसरे के साथ जोड़ना है. जोड़ने के लिए कॉम्पिटेंसी बढ़ानी पड़ती है, जो अगेन वो प्रोसीजर है जो आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए मैंने बताया था बहुत से तरीके हैं, जैसे माइक्रो इंजेक्शन या जीन गन वगैरह. बट आपकी मर्जी है आप कौन सा प्रोसीजर यूज करते हो या फिर कौन सा प्रोसीजर उस पर्टिकुलर टाइम पे अप्रोप्रिएट रहता है. देन आपको क्या करना है? ऐड करने के बाद लाइगेज की मदद से उन दोनों को जोड़ देते हैं. एंड देन फाइनली आपके पास आरडीएनए रेडी हो गया है. ठीक है, आरडीएनए कौन सा डीएनए होता है? जो ये आपका प्लाज्मिड है और उसके अंदर आपकी इंसर्टेड जीन है. एंड देन फाइनली आप इसको ट्रांसफर करवाना है. सो ये आपका आरडीएनए रेडी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी है, जिसके अंदर दो तरीके की चीजें हैं. अपना तो है ही है, एंड एट द सेम टाइम नया सामान भी है. सो दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नाउ इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड. हम क्या चाहते हैं? हम अपना प्रोडक्ट बहुत सारा चाहते हैं. हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बने, बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें बने. सो वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनाना है, इसके चक्कर में हम क्या करते हैं? एक नया चीज करते हैं. जो हमने रेडी करवाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनवाते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बाद में मिलके आए हमें. ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, इसकी कॉपीज बनाने के लिए एक तरीका है. देयर इज अ प्रोसेस व्हिच दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ दिस चैप्टर, इन व्हिच यू आर गोइंग टू एक्चुअली लर्न दैट हाउ the like how the multiple copies of your interested recombinant DNA are made. दिस प्रोसेस जिसके अंदर हम कॉपीज बनवाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन मतलब नंबर में इंक्रीज करना, एम्प्लीफाई करना, ज्यादा करना. ठीक है, सो
एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक का नाम है पीसीआर. पीसीआर इज कॉल्ड एज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन है जो हम बार 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 दोहराएंगे ताकि एक मॉलिक्यूल ना बन के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाए. दैट इज कॉल्ड है पीसीआर. आपने ये सब पीसीआर वाला टर्म अभी रिसेंटली कोरोना के टाइम पे भी सुना होगा कि पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे पता लग जाता था कि कोरोना है कि नहीं है. तो इस टेक्निक की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से अभी फिलहाल इसका मेन काम यही है कि एक चीज है आपके पास. जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है आरडीएनए का जिसके अंदर आपके मन मतलब की जीन लगी हुई है, इसके बहुत सारी कॉपी बना लेना. तो एक तरीके से कॉपी मशीन है. जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है ना, ऐसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो मशीन है, इट्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन. वो फोटोकॉपी करती है बट कुछ चीजें अलग यूज करती है. सो अब मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. आपकी जीन या फिर जिस भी डीएनए के थ्रू वो जीन आई है, उस पर्टिकुलर डीएनए विद द जीन, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना दी जाएंगी कुछ चीजों का इस्तेमाल करके. क्या क्या यूज करते हैं? एक तो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज करते हैं. प्राइमर क्या होता है मैं अभी बताती हूँ, ठीक है. देन एंजाइम यूज करते हैं. द एंजाइम इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज. एक एंजाइम यूज करते हैं जो पॉलीमराइजेशन बार बार करवाएगी, पूरा का पूरा सिंथेसिस करवाती रहती है. सो दैट इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज. आपको मैं ये एक बार पहले बता देती हूँ प्राइमर क्या होते हैं. जैसे यहाँ से पहले एटलीस्ट बेसिक डेफिनेशन पढ़ लीजिए. These are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA. ठीक है. जैसे अभी आप यहाँ पे डायग्राम देखिए. इस डायग्राम के ऊपर जैसे हमने नोटिस किया, इस सेक्शन के अंदर प्राइमर ऐड कर दिए गए हैं और नीचे भी ऐड कर दिए हैं. 5:3, 3:5 में प्राइमर ऐड कर दिए. सो प्राइमर एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ATTGCC. जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ये प्राइमर है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड रेडी है, और ये आपका डीएनए है, ठीक है. ये डीएनए के ऊपर ये वाला सीक्वेंस है. इतना सीक्वेंस आपको पता है, भी मैंने समझाने के लिए इतना बना दिया. अब इस एरिया में अगर एक प्राइमर बनाना है तो इससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स का प्राइमर बनाना पड़ेगा. जैसे टी का ए का टी और जी का सी. ठीक है. तो ये आपको पता ही है, मैंने पहले भी सिखाया था. सो ये इतने हिस्से के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर बन गया. सो दिस इज द प्राइमर फॉर द रीजन, फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ योर डीएनए. ऐसे ही दोनों साइड के लिए ऊपर वाले स्ट्रैंड, आपको पता ही है डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5:3 चलता है, एक 3:5 चलता है. तो ऊपर वाले स्ट्रैंड के लिए भी एक छोटा सा प्राइमर बना देंगे और नीचे वाले स्ट्रैंड के लिए भी छोटा सा प्राइमर बना देंगे. ये यहाँ से इनिशिएट करता है और बाकी जगह जो जो न्यूक्लियोटाइड बेस लगा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाता चलेगा. जैसे आपने इतना हिस्सा प्रोवाइड, ये छोटा वाला इतना प्राइमर तो आपने अपने आप से बाहर से सप्लाई कर दिया. तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है ATGCAT. ठीक है. आपने इतना रख दिया. आपने प्राइमर कितना लगाया? ये वाला. सी का लगा दिया आपने G, ए का लगा दिया T और T का लगा दिया A. इतना आप लगा चुके हो. अब जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा प्राइमर, यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू करेगी, पॉलीमराइजेशन करवाना शुरू करेगी, पूरा स्ट्रैंड बनाएगी. पहले स्ट्रैंड अलग कर लेते हैं. पहला स्टेप जो है डीनेचुरेशन का, उसमें पहले 2 स्ट्रैंड जो साथ में होते हैं डीएनए को, उन्हें अलग कर लेते हैं. देन उन दोनों के ऊपर नया नया स्ट्रैंड बनाते हैं. 5:3 अलग कर दिया, 3:5 अलग कर दिया. अब 5:3 पे एक और नया बनाएंगे और 3:5 पे एक और नया बनाएंगे. तो नया बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज काम करती रहती है. जी का बनाएगी इसके नीचे सी, टी का बनाएगी इसके नीचे ए का नीचे बनाएगी टी. ऐसी आगे भी जो जो बेस होंगे उसका नया बनाती रहेगी. और इस तरीके से यहाँ पे 2 नए स्ट्रैंड्स रेडी हो जाते हैं. और ये जो 2 नए स्ट्रैंड्स रेडी हो गए, इस तरीके से आपका ये जो एक डीएनए था, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था. डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 चीजें हैं इसके अंदर, 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 हिस्से हैं. दैट इज 5:3, 3:5. अब उसके बाद आपके ऐसे 2 डीएनए रेडी हो गए जिनके अंदर डबल स्ट्रैंड्स हैं. सो इस तरीके से पॉलीमरेज रिएक्शन चलती रहती है, चलती रहती है. इन 2 से अगले 2 बनेंगे, अगले 4 बनेंगे. इस तरीके से ऐसे चलते चलेंगे, चलते चलेंगे. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे. और कितनी भी साइकिल आप चला सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट उतना ही आपको एंजाइम देना पड़ता है. एंजाइम भी उतनी ही चाहिए जितनी रिएक्शंस करवानी है. एंड एट द सेम टाइम उतने ही आपको प्राइमर का अमाउंट देना पड़ता है जितना आप रिएक्शन चलाना चाहते हैं. एक बार दोबारा से इसे पढ़ लेते हैं. देन इसकी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जो जिसमें मैं दोबारा से अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम वो वीडियो देखेंगे. द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स. आप इसके अंदर, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो है वो ए के नीचे टी लगा देगा, है ना. डीएनए पॉलीमरेज जो है इस फिगर के अंदर जैसे आप देख सकते हो, वो ए के नीचे टी लगा देगी. ठीक है. और या फिर नहीं तो वहां नहीं देखना, वहां थोड़ा सा अनटाइडी हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ए के नीचे टी लगा दिया या टी के नीचे ए लगा दिया. प्राइमर के अलावा जो भी नई चीज का सिंथेसिस हो रहा है वो डीएनए पॉलीमरेज कर रही है.
लेकिन जो लगाना है वो होना भी तो चाहिए, थाइमिन कहीं से चाहिए ना, ये ए के नीचे जो टी लगाया है थाइमिन लेकिन चाहिए। तो आप अपनी रिएक्शन जब चलाते हो उसके अंदर आप न्यूक्लियोटाइड्स भी डालते हो, एटीजीसी वाले न्यूक्लियोटाइड्स भी आप डालते हो। सो दिस हेल्प इन, मतलब ये आप एटीजीसी का मिक्सचर ले लेते हो और ये एटीजीसी का मिक्सचर भी आप यूज करते हो अपने काम के अकॉर्डिंग। सो दिस इज हाउ इट इज ऑल्सो डन। सो ये भी आपके रॉ मटेरियल्स में ही आता है। ये एंजाइम प्राइमर्स से एक्सटेंड करती है इन प्राइमर्स को, पूरे न्यूक्लियोटाइड्स बनते चले जाते हैं, एंड देन फाइनली आपका जो पहला वाला जीनोमिक डीएनए है वो तो टेम्पलेट की तरह सर्व करता है, मतलब उसको तो देख देख के ही तो बनाना है, ऊपर जो है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री नीचे बनाते हैं। एंड देन फाइनली इस पर्टिकुलर रेप्लिकेशन प्रोसेस को बहुत बार रिपीट करते हैं, और बिलियन टाइम्स, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आपने एक से शुरू करा होता है, बिलियन कॉपीज बन जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनली हमने बताया कि इसके अंदर एक एंजाइम यूज होती है कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज एक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये एंजाइम एक ऑर्गेनिज्म से निकाली गई है कॉल्ड एज थर्मस एक्वेटिकस, इट इज अ बैक्टीरिया। एंड इस पॉलीमरेज का ये सबसे बड़ी खासियत है कि जनरली एंजाइम्स ना हाई टेम्परेचर पे जाके खराब हो जाती है। ये एक लौती पॉलीमरेज है जो थर्मस, इकलौती क्या मतलब, दिस इज वन ऑफ द पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस व्हिच कैन सर्वाइव हाई टेम्परेचर। ये ज्यादा टेम्परेचर पे भी नहीं खराब होती है। और हमने एग्जैक्टली ऐसी वाली क्यों ली डीएनए पॉलीमरेज, हम नॉर्मल वाली भी ले सकते थे। हमने इसलिए ली क्योंकि ड्यूरिंग द साइकिल एक तो हीट जनरेट होती है, उससे भी टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके अलावा जब पहली बार स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन, जब स्टेप नंबर 1 पे आते हैं उस टाइम पे भी बिकॉज ऑफ दिस लाइक हीट से ही उन दोनों स्ट्रैंड्स को, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग करना है, वो हम हीट से ही करते हैं। तो उस टाइम पर अगर ज्यादा हीट देंगे तो आपकी अगर एंजाइम हीट स्टेबल होगी नहीं तो आपकी एंजाइम खराब हो जाएगी, और जैसे ही एंजाइम खराब हुई तो पीसीआर होगा ही नहीं। सो एंजाइम खराब ना हो इसलिए हमने एंजाइम ही ऐसी चूज करी है जो हाई टेम्परेचर पर खराब ही नहीं होती। एंड देन फाइनली जो आपका एम्पलीफाइड वाला सेगमेंट आ गया, जो आपने इतने सारे नए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेते हो, उसके बाद उसको फाइनली वेक्टर के साथ जोड़ लेते हो। इस तरीके से बहुत सारी कॉपीज रेडी हो जाती है। हम चाहते हैं कि मतलब अभी हम एग्जैक्टली इस बार इस वाले स्टेप को बताती हूँ दोबारा से ताकि अच्छे से समझ में आए, एंड देन मैं फिर दोबारा ये साइकिल भी बताऊंगी। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जीन की बहुत सारी कॉपी बन जाए। ठीक है, हम चाहते हैं हमारी जीन की बहुत सारी कॉपी बन जाए ताकि हमारा प्रोडक्ट भी बहुत सारा आए। हमको मतलब कमर्शियलाइजेशन करनी है उसकी, बेचना है उसको, तो फाइनली बहुत सारा बन जाए, इसलिए हम उसकी बहुत सारी कॉपीज चाहते हैं। तो हम ये उस स्टेप की बात कर रहे हैं जिस स्टेप में आपके पास डीएनए है विद योर जीन, आपके पास डीएनए है जिसमें आपकी वो जीन प्रेजेंट है। ठीक है, और आपके पास यहाँ ही वेक्टर भी प्रेजेंट है। अभी आपने इस डीएनए को इस वेक्टर के अंदर नहीं डाला है, इस जीन को इस वेक्टर के अंदर नहीं डाला है। आप चाहते हैं कि इस डीएनए जिसके अंदर आपकी जीन प्रेजेंट है, इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाए। आप बहुत सारी इसकी कॉपी बनाना चाहते हो, फोटो कॉपी सी करना चाहते हो इसकी बहुत सारी, ताकि आपको बहुत सारी प्रोडक्ट मिले। बहुत सारा जीन देंगे तो बहुत सारा रेप्लिकेशन जल्दी जल्दी होगा नए वाले ऑर्गेनिज्म में, एंड बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो कॉपी के लिए पहले यहाँ पे पीसीआर चलाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं आपकी जीन की, एंड देन उसको फाइनली आपके वेक्टर के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से आपका फाइनली वेक्टर रेडी कर दिया जाता है, एंड देन फिर इस वेक्टर को नए होस्ट के अंदर डाल देंगे। होस्ट के अंदर डाल देंगे, फिर ये कॉपी कर लेगा, उस मशीनरी को टेक ओवर करता है, उस मशीनरी के साथ फाइनली बहुत सारा रेप्लिकेट करेगा, एंड देन बहुत सारा प्रोडक्ट बनाएगा, जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में यूज कर सकते हैं अगर कमर्शियल इंटरेस्ट का है तो। अदरवाइज और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कमर्शियल इंटरेस्ट के नहीं होते। अब इस प्रोसेस को एक बार और समझ लीजिए, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द वीडियो। ठीक है, सो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसके अंदर 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड 5:3 की तरफ चल रहा है, अगला स्ट्रैंड 3:5 की तरफ चल रहा है। हमें इस पर्टिकुलर डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनानी है, तो कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करते हैं। अलग करने के लिए हीट दी जाती है, बहुत हाई टेम्परेचर, लाइक अराउंड 70 to 90 के बीच में टेम्परेचर देते हैं, एंड देन उसको अलग कर लेते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ वाले स्टेप में अनीलिंग करते हैं। अनीलिंग मतलब जोड़ना। जोड़ना किसका, हमें क्या जोड़ना है यहाँ पे, अभी तो हमने अलग किया था, हमें प्राइमर जोड़ने हैं, हमें अपने प्राइमर जोड़ने हैं, और हम चाहते हैं कि उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आगे की चेन पूरी करे। तो मैं अब आपको यहाँ पे एक चेन पे बना के दिखा रही हूँ।
हम कौन सा स्टेप पे हैं? हम स्टेप पे हैं अनीलिंग के। तो अनीलिंग पे ये आपका डीएनए है। यहाँ पे मान लीजिए, मैं आपको बेस भी लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे, ठीक है। सो मान लीजिए ए टी, कोई भी बेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ए टी जी सी ए टी, ठीक है, ए टी सी जी ए टी। अब आप प्राइमर लगा रहे हैं, मान ले इतने हिस्से में, ठीक है, आपने इतने हिस्से में प्राइमर लगा दिया। और प्राइमर कैसा होगा? ऊपर वाले से एकदम कॉम्प्लीमेंट्री। तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, जी का सी का जी। इतना आपने प्राइमर जोड़ दिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड एज अनीलिंग, सॉरी द सेकेंड स्टेप अनीलिंग। अनीलिंग डन। इसके बाद आप क्या इसके अंदर डालते हो? ये वाले स्टेप पे आ गए, जिसके अंदर आप टैग डीएनए पॉलीमरेज डालोगे। टैग डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन मतलब पॉलीमराइजेशन करवाएगी, आगे की चेन बनवाएगी। एंड देन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? मैंने न्यूक्लियोटाइड्स बताए थे ना कौन कौन से होते हैं। एटीजीसी। क्योंकि हम अभी डीएनए पे काम कर रहे हैं इसलिए एटीजीसी की बात कर रहे हैं। अगर हम आरएनए पे काम कर रहे होते तो हम यूरेसिल भी बोलते हैं, उसके लिए यू लिखते हैं, ठीक है। सो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अभी ये वाला हिस्सा भूल सकते हो। अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो एटीजीसी। तो एटीजीसी डालेंगे आपके सोल्यूशन में, रॉ मिक्सचर जो लेंगे, मिक्सचर के अंदर एटीजीसी डालेंगे और आपकी एंजाइम डालेंगे। अब आपकी एंजाइम इसमें काम करना शुरू करेगी। काम क्या है? थर्ड नंबर स्टेप। थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। तो अब एक्सटेंशन करना शुरू करेगी। एक्सटेंशन कैसे होता है? दोबारा से साइड में देखिए आपके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको डीएनए पॉलीमरेज वाली एंजाइम मिल गई है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज की एंजाइम के साथ साथ आपको फर्दर आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिल गए। सो ये दोनों चीजें जो आपको मिली हैं, उसके बाद फर्दर चेन एक्सटेंशन कराया जाएगा। तो चेन एक्सटेंशन कैसे कराते हैं? यहाँ सी के आगे जी लगा देगा, टी के आगे ए लगा देगा, एंड ए के आगे टी लगा देगा। ऐसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे सी होगा तो सी के आगे जी लगा देगा, यहाँ पे जी होगा तो जी के आगे सी लगा देगा। तो लगाना कौन कर रहा है? लगाने वाला प्रोसेस कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। जो आपकी एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज ये स्टेप करवा रही है, लगाने का काम ये कर रही है। लेकिन लगाने के लिए जो चीज है वो आपको ऑलरेडी हमने सप्लाई करी थी, हमने आपको ऑलरेडी ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स दिए थे, ठीक है। सो फाइनली ये आपको सप्लाई किए जाते हैं एंड देन एंजाइम उनको लगवाने में हेल्प करती है। इस तरीके से फिर आपका ये एक्सटेंशन वाले स्टेप पे आ जाइए। ये आपका स्टेप हुआ, ये आपका यहाँ पे ऊपर एक बन गया, एक नीचे बन गया। ऐसी साइकिल्स चलती जाती हैं और फाइनली आपके पास बहुत सारे डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं। दिस इज हाउ योर डीएनए रेप्लिकेशन, दिस इज हाउ योर डीएनए पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड अब हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो देखो, ताकि जो मैंने बताया है वो सेम चीज दोहराई जाएगी, बट उसके लिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वीडियो है कंपैरेटिवली, और ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा याद रहेगा। तो इसी वजह से याद रखिए, बस स्टेप तो 3 ही है। सबसे पहले उन्हें अलग करना है, डिनेचुरेशन, स्ट्रैंड्स को अलग करना है, डिनेचुरेशन। फिर प्राइमर जोड़ने हैं, अनीलिंग। और फिर प्राइमर से आगे का काम करवाना है, प्राइमर और बाकी सारी चीजों से आगे का काम करवाना है, कॉल्ड एज एक्सटेंशन। बस दैट्स इट। इस तरीके से बहुत सारी फोटोकॉपी हो जाएंगी एक तरीके से, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव टू योर video in which you're going to see that how this happens, how this actually happens. थोड़ा practically दिखाएगा। A biotechnology that works almost like an amazing and fancy copy machine, except not for something on paper. No, it's for DNA. It's an interesting video. Do try to increase your concentration towards here. And जो मैंने बोला है उसको दोबारा से रिवाइज करवा रहा है। तो अगर कोई स्टेप ऐसा है जो इसके बाद भी रह जाए तो definitely do comment below, okay? And I will just leave you with the video and I'm going to stop wherever it feels like ये कुछ भी नया बताएगा जो मैंने नहीं बताया अभी तक, तो मैं उस पर रोक के दोबारा से बताऊंगी वो बात। This biotechnology is PCR, Polymerase Chain Reaction, or PCR for short. It provides a way to make more copies of a portion of DNA. Lots and lots and lots of DNA copies, and this technology does not need to happen in a cell either. In fact, it can happen in a test tube. And so you may wonder, number one, how does PCR work? And number two, why? Why make more copies of some specific portion of DNA? So let's briefly answer those two questions. To answer the first question, the how does this work question, let's talk about what we need first before we get to the steps of how it works. We need the DNA portion that we want to make copies of.
We need some kind of buffer to put it in, and then we need things that would be necessary to make more copies of the DNA. So think about what that might mean from our DNA replication video. We'll need primers. Recall that primers help DNA polymerase, a building enzyme, know where to go to start its building. We need DNA polymerase, the building enzyme. Fun fact, the DNA polymerase used is often a heat-resistant type of DNA polymerase as PCR uses heat. Typically, the polymerase chosen for the job is Taq polymerase, a type of heat-resistant DNA polymerase. Taq polymerase is originally from a type of bacteria that can handle and live in really high temperatures in nature, in hot springs. Pretty cool. We also need DNA nucleotides for the DNA polymerase to build with. So we can look at the PCR sequence in 3 major steps. So this also mention about the enzyme tag DNA polymerase जो टेम्परेचर सर्वाइव कर जाती है. हाई टेम्परेचर तो होगा ही होगा जिस टाइम पे ये इतनी सारी सीक्वेंस चल रही है, इतनी सारी साइकिल्स चलती है, तो टेम्परेचर तो इस साइकिल्स के दौरान बढ़ ही जाता है. इसी तरीके से जो फर्स्ट स्टेप आएगा डिनेचुरेशन, वो भी हीट के थ्रू ही करवाया जाता है. सो इसीलिए ऐसी एंजाइम चाहिए जो हीट पे खराब ना हो, बिकॉज बहुत सारी एंजाइम्स हीट से खराब हो जाती हैं. Illustrate with one double-stranded DNA molecule here, and let's assume this is what we want replicated. Step 1, denaturation. You've heard that word denature before, right? When we were talking about enzymes? One way we had talked about denaturing enzymes was using heat, and heat is what we will use in this step. This step involves the addition of heat needed to separate the 2 strands of the DNA molecule. Step 2, annealing. Okay, so this word means something a little different in biology. Basically, this is when the 2 DNA strands that now have been separated by that heat are going to be cooled and be joined by the primers. The temperature for this step should allow the primers to bind to the specific segment of DNA that you want to amplify, which means make copies of. Step 3, DNA synthesis. Remember, synthesis means to make something. With DNA synthesis, we're going to make more copies of DNA. And to do so, DNA polymerase will begin to work on both of these strands, and it will use the DNA nucleotides as its building material to amplify the DNA. We should note that the temperature at this step may be a little warmer than the previous step. It needs to be a temperature that is ideal for the specific DNA polymerase used. Now, after finishing one cycle of this, you have 2 double-stranded DNA molecules, right? Similar to how it would be in DNA replication within a cell. But you can repeat this now, except this time you now have 2 double-stranded DNA molecules to start with. So you repeat with the denaturation, annealing, and DNA synthesis steps. Now you have 4 double-stranded DNA molecules. You repeat the steps again. Now you have 8. And if the process is automated by a machine, which, well, yes, they do have in science catalogs, you can actually do this fairly quickly. Which brings you to why? Why do this? Well, so now the video is going to talk about that why do we use PCR. वो कुछ applications बताएगा आपको. So उससे पहले मैं बस वो वाला portion highlight करना चाहती हूँ कि आपने देखा कि कैसे 1 से तो 2 स्ट्रैंड मैंने आपको एग्जाम्पल में मतलब अपने नोट्स में समझाया था. देन हमने वीडियो में देखा कि 1 से 2 नहीं, उन 2 से फिर फर्दर 4 बनेंगे और उनसे और आगे वाले साइकिल रिपीट करते रहते हैं. हम एक स्टैंडर्ड पीसीआर के अंदर जनरली 30-35 साइकिल्स चला लेते हैं. मैंने प्रैक्टिकली जनरली 35 साइकिल्स चलाई हैं. सो जैसे जैसे मशीन और ज्यादा ऑटोमेटेड होती जा रही है और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड होती जा रही है, उसमें और ज्यादा फायदे होते जा रहे हैं और नंबर ऑफ कॉपीज हम और इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ दिस इज गोइंग टू टेल यू कि जो आप कॉपीज बना रहे हो इनका फायदा क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है. सो वो कुछ कुछ एप्लीकेशन वाले एरियाज बताएंगे. लेट्स स्टार्ट. Well, any technology that needs copies of a portion of DNA could find PCR useful, but we'll just mention 2 examples in our limited time. We mentioned DNA fingerprinting in our gel electrophoresis video, and we mentioned that DNA fingerprinting can be part of a crime scene investigation. Well, in order to have enough copies of DNA samples to run in gel electrophoresis to analyze, PCR can be performed to make copies of the fragments of DNA that are found at a crime scene. Another example, diagnosis of a disease, such as one caused by a virus. For an especially relevant example, I can mention one of the testing types done for the virus that causes COVID-19. COVID-19 is a pandemic that we're experiencing right now in 2020, and the virus that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2.
You might have heard of one test type that uses a sample from a nose or throat swab in a PCR test. But to be more specific, this test for this virus is a real-time reverse transcription PCR test. The reason it has this fancier reverse transcription in there is because this virus uses RNA as its genetic material instead of DNA. And you have to use an enzyme called reverse transcriptase to convert the RNA into DNA. So before we can do the regular PCR steps we've mentioned, we must convert isolated and purified RNA into DNA. A specific primer is added that will bind to an area of viral RNA, and then reverse transcriptase is used to convert viral RNA into cDNA, complementary DNA. Using specific primers and the Taq DNA polymerase, the cDNA can be copied over and over each cycle in the familiar steps we've been mentioning of PCR. See, the goal is you need enough copies of the viral cDNA in order for it to be detectable. The idea being, if it's a positive result, you have these selective primers binding, and you have the Taq DNA polymerase making more and more copies of the viral cDNA each cycle. In addition, specific fluorescent probes are also used for identification. A certain level is needed for identification of a positive result. And if the virus's genetic material is not present in the sample, then primers wouldn't bind, and there would be no cDNA copies produced. If you'd like to learn more about this test as far as its limitations. So, the interesting part. इसकी एप्लीकेशन उसने किस में बताई? कोरोना टेस्ट में. दैट इज कॉल्ड एज द RT-PCR टेस्ट, जो हम जनरली सुनते आ रहे हैं आजकल. RT-PCR इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT-PCR इज रियल टाइम PCR, जिसके अंदर देयर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR इज डन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों करते हैं? क्योंकि वायरस के अंदर RNA है, DNA नहीं है. हम अभी तक PCR किसके लिए कर रहे हैं? DNA के लिए. और DNA के लिए एंजाइम लगती है DNA पॉलीमरेज. लेकिन हमें काम करना है अब RNA पे. RNA किसके अंदर है? वायरस के अंदर. तो जिस RNA पे हमें काम करना है, इसलिए एंजाइम भी हमें दूसरी चाहिए, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो दिस एंजाइम ऑल्सो इसमें एग्जैक्टली कुछ नहीं है, सेम चीजें हो रही है. प्राइमर लगेगा दोबारा से. प्राइमर अगर आपके बॉडी के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर कोरोना का वायरस होगा, तो वो सीक्वेंस मिल जाएगा उस प्राइमर को. एंड देन उस प्राइमर को वो सीक्वेंस मिलने के बाद वो उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा. कॉपीज क्यों बना रहे हैं इतने सारे? वो इतने सारे स्ट्रैंड क्यों बनाना चाह रहा है, जैसे हमने पीसीआर में पढ़े हैं. इस बार एंजाइम कौन सी काम कर रही है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर रही. तो बहुत सारी कॉपीज बनाएगा. वो कॉपीज इसलिए इतनी सारी बना रहा है क्योंकि एक का डिटेक्शन चांसेस है कि कम हो, और हो सकता है कि ना ही हो. सो बहुत सारी कॉपीज होंगी तो कोई तो डिटेक्ट होगा, इसीलिए इतनी सारी कॉपीज कर करके चेक करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोरोना आया है कि नहीं. अगर जो हमने प्राइमर डाला, जो कोरोना के लिए प्राइमर है, जो कोरोना के सीक्वेंस के लिए प्राइमर है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके बाइंड कर गया, वो आपके बॉडी के सैंपल के साथ बाइंड कर गया, जो हम सैंपल लेते हैं, नेजल और ओरल सैंपल लेते हैं, तो वो सैंपल के साथ अगर बाइंड कर गया तो चांसेस है कि कोरोना है. बट अगर आपके अंदर वो सीक्वेंस ही नहीं होगा तो मेरा प्राइमर काम ही नहीं कर पाएगा, और मेरा प्राइमर आगे का पोर्शन ही नहीं बना पाएगा, आगे का स्ट्रैंड ही नहीं बना पाएगा. स्ट्रैंड नहीं बना पाएगा तो डिटेक्शन नहीं होगी. सो दैट्स इट, कोरोना नहीं है आपकी बॉडी के अंदर. सो दिस इज हाउ RT-PCR was used as a diagnostic test in case of corona. Let's go back to our notes now. So this is the technique of PCR and we are done with the most important technique. इसके अंदर हमने PCR के बारे में जो पढ़ा, बस यहाँ से हमने PCR पे फिनिश करना है. वैसे कहने को हम और ज्यादा डिटेल्स में जा सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए यही समझिए कि that PCR is a amplification procedure in which we can make billion of copies of a particular fragment of DNA or RNA. डिपेंड करता है कि हम कौन से केस में काम कर रहे हैं. देन इज द नेक्स्ट वन कि अब ये जो हमने RDNA बना लिया, अब हमने इतनी सारी कॉपीज बना ली जीन की, उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़वा लिया है. जुड़वाने के बाद, जुड़वाते किससे? लाइगेज से. अब उसके हमने इतनी सारी कॉपीज बनाने के बाद, जुड़वाने के बाद अब उसको होस्ट में डालना है. होस्ट में डालने के मैंने बहुत से तरीके बताए थे, हम ये नेक्स्ट क्लास से रिवाइज करेंगे. हमारा छोटा सा सेक्शन बचा है एंड वी आर डन विद दिस प्रोसीजर. होपफुली इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश कर पाएंगे. I hope if you have any doubts, you're going to definitely comment below and have a great day.